हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोगों ने कंटिन्यूशन में स्टार्ट किया था, जहां पर हम लोग नीट और बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हम लोग वीडियो बना रहे थे। और यहां पर हम लोगों ने क्लास 11th के बायोलॉजी का सेशन शुरू किया था। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने अभी तक रेस्पिरेशन चैप्टर, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दिया मैंने। और उसके बाद में मैंने फोटोसिंथेसिस, इस टॉपिक को कम्प्लीटली कवर कर लिया है 2 से 3 सेशन में, इन दोनों टॉपिक पर, मेजर टॉपिक पर, जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम क्लास 11th, जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग पहले ये समझेंगे ग्रोथ क्या होता है और फर्दर उसके बाद में डेवलपमेंट कैसे होगा, और इनके लिए, डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मेनली इन द केस ऑफ प्लांट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पर ग्रोथ का मतलब क्या है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब होता है इट इज़ प्रोसेस बाय विच plant or any organism will undergo permanent and irreversible change either in body weight या volume या surface area or number of cell or plant height. That is called growth. So growth is basically a process, it is a biological process which will come under the fundamental characteristics। हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी ये चैप्टर नहीं किया, या आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा, एक होता है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है डिफाइनिंग फीचर। एक होता है फंडामेंटल फीचर और एक होता है डिफाइनिंग फीचर। तो ये होता है फंडामेंटल फीचर, ग्रोथ इज़ अ फंडामेंटल फीचर। तभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल डिफाइनिंग, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का टॉपिक है। तो ग्रोथ हमेशा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म का परमानेंट चेंज होगा, वो इरिवर्सिबल होगा। एक बार चेंज हो गया तो वापस नहीं आएगा। आइदर उसका बॉडी वेट इंक्रीज करे या वॉल्यूम इंक्रीज करे या सरफेस एरिया इंक्रीज करे या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करे या प्लांट की हाइट इंक्रीज करे। अगर इस सारे फैक्टर्स को हम लोग काउंट करते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रोथ। अब आ रहे हैं कि प्लांट में ग्रोथ 2 तरीके का होगा, is of 2 टाइप। एक होता है ओपन टाइप, इसको हम लोग इनडिटर्मिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस हो रहा है, या इसका तीसरा नाम है कंटिन्यूअस ग्रोथ। और दूसरा यहाँ पर होता है, उसको बोलते हैं क्लोज टाइप, जिसका दूसरा नाम है डिटर्मिनेंट, या तीसरा नाम है नॉन कंटिन्यूअस। ओपन टाइप क्लोज का मतलब होता है कंटिन्यूअस थ्रू आउट, ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। किसी ऑर्गेनिज्म का थ्रू आउट लाइफ स्पैन तक ग्रोथ हो तो उसको बोलेंगे ओपन टाइप। एग्जाम्पल प्लांट, प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो सकता है हमेशा थ्रू आउट देयर लाइफ। क्लोज टाइप का मतलब होता है जहां पर growth is up to certain period, growth will occur up to certain stage या period of life span of an organism। तो अगर किसी शॉर्ट पीरियड तक या किसी पार्टिकुलर पीरियड तक ग्रोथ हो तो उसको बोलेंगे क्लोज टाइप। एग्जाम्पल एनिमल, एनिमल में जैसे ह्यूमन में ग्रोथ हाइट के पार्टिकुलर टाइम तक ही होगा, उसके बाद उसकी हाइट इंक्रीज नहीं करती। नंबर ऑफ सेल्स कुछ पार्टिकुलर टाइम तक ही इंक्रीज करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं क्लोज टाइप। डिटर्मिनेंट आफ्टर सर्टेन टाइम फिक्स्ड हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस, इसलिए नॉन कंटिन्यूअस कैटेगरी में आएगा। ओके, अब आ रहे हैं हम लोग कि इनके पीछे रीज़न क्या है, क्यों प्लांट में ओपन टाइप होता है और एनिमल में क्लोज होता है। क्योंकि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आपको मालूम है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स
कंटिन्यूस डिवाइड कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूस डिवीजन। तो क्या वो एनिमल में नहीं होते? एनिमल में होते नहीं हैं, इनिशियल स्टेज में रहेंगे लेकिन लेटर स्टेज में ये ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर क्लोज टाइप होता है। अब आ रहे हैं कि प्लांट में ग्रोथ जो मेज़र करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सोनोमीटर। तो एक्सोनोमीटर क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट ग्रोथ के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अब वो सरफेस एरिया को ले लीजिए, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, या वॉल्यूम हो, या प्लांट की हाइट हो, प्लांट हाइट हो, या चौथा प्लांट हाइट के बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स हों, या बॉडी वेट इंक्रीज करे। खासकर यहाँ पर हम लोग ड्राई वेट की बात करेंगे। कभी भी यहाँ पर वाटर के साथ में यहाँ पर ड्राई वेट होगा, मतलब कि एब्सेंस ऑफ वाटर। ये वाटर के एब्सेंस का, जैसे कि किसी एनिमल को लिया, उसको सेक्रीफाइस कर दिया, किल कर दिया और उसके वाटर को रिमूव कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और अब जो ड्राई वेट बचा उसमें इंक्रीज होना चाहिए। तो वो पैरामीटर आएगा ग्रोथ को मेज़र करने के लिए। उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं ऑक्सीनोमीटर। ये मोस्टली हम लोग प्लांट के केस में यूज़ करते हैं, प्लांट में। ओके, अब आ रहे हैं दूसरे टाइप। प्लांट में जो फेजेस होता है, फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट, ये ऑलरेडी टॉपिक हम लोगों ने कवर किया हुआ है मॉर्फोलॉजी में। ऑल्दो मॉर्फोलॉजी के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन ये मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि खासकर रूट में, जो हम लोग रूट में पढ़ते हैं कि रूट के डिफरेंट पार्ट होते हैं, ग्रोथ का डिफरेंट पार्ट होता है, जिसको सबसे पहले रूट कैप बोलते हैं। तो वहाँ पर डिफरेंट जोन होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो फेजेस होता है उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज। दूसरा फेज जो होता है प्लांट का, उसको हम लोग बोलते हैं एलोंगेशन फेज, और उसके बाद में आता है डिफ्रेंसिएशन या फिर मैचुरेशन। प्लांट में ये 3 फेज होते हैं। अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देख लें। यहाँ पर जो प्लांट में सबसे पहला फेज है मेरिस्टेमेटिक, इसमें स्मॉल साइज होगा, स्मॉल साइज ऑफ सेल। उसके बाद में यहाँ पर न्यूक्लियस डेंस होते हैं, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई होता है, ये सेल वॉल थिन होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होता है, एब्सेंट या तो स्मॉल होगा या तो एब्सेंट होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। और कंटिन्यूस डिवाइड करेंगे, ये मैंने पहले भी बताया हुआ कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस डिवाइड करेंगे, कंटिन्यूस डिवाइडिंग। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है मेरिस्टेमेटिक फेजेस का। अब आ रहे हैं दूसरा फेज, एलोंगेशन फेज। एलोंगेशन फेज वो फेज होता है जिसमें अब सेल ये डिवीज़न प्रॉपर्टी को छोड़कर अब वो धीरे धीरे साइज उसका बड़ा होता है। तो एलोंगेशन में क्या होता है? साइज बिकम लार्ज, ये पहला। दूसरा, साइज क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, वैक्यूल इज फॉर्म्ड। अब आपको मालूम है सेंट्रल वैक्यूल 95% स्पेस ऑक्यूपाई करता है, किसके अंदर का? सेल के अंदर का। इसीलिए जब इसका साइज़ बड़ा होगा, जैसे ये सेल है, प्लांट सेल है, इसमें सेंट्रल वैक्यूल बहुत छोटे हैं, लेकिन तब इसका साइज़ छोटा होगा। लेकिन अगर सेल का साइज़ को एक्सपैंड करना तो सेंट्रल वैक्यूल को बड़ा कर दें, ताकि ये क्या करेगा? सब तरफ में प्रेशर लगाकर इनका साइज़ को एक्सपैंड कराएगा। तो एक्सपेंशन कराने के लिए एलोंगेशन फेज में सेंट्रल वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आ रहे हैं जोन ऑफ डिफ्रेंसिएशन या मेरिस्टेमेटिक मैचुरेशन फेज। यहाँ पर ये परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो मैचुरेशन फेज के, एलोंगेशन फेज के बाद में जो मैचुरेशन फेज या डिफ्रेंसिएशन फेज आता है, वहाँ पर सेल क्या होते हैं? परमानेंट सेल्स। और ये परमानेंट सेल्स लूज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न ये नहीं करेंगे, तो ये क्या करेंगे? कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। स्पेसिफिक फंक्शन जैसे रूट हेयर, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर,
ठीक है, या लीफ मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल्स, तो मीजोफिल्स के ऊपर क्लोरोफिल आ जाएगा, वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो ये सब क्या है, परमानेंट सेल्स। ये डिवाइड नहीं करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन कैरी करेंगे। सेल दो ही काम कर सकते हैं, या तो सेल डिवीजन करे या तो परमानेंट सेल्स में कोई फंक्शन कैरी करे, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन कैरी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर इनका सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल बिकम थिक, क्योंकि यहाँ पर अब डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सेल साइज लार्ज हो जाएगा, सेल साइज लार्ज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है डिफ्रेंशिएशन और मैच्योरेशन फेज का। ठीक है, अब आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये तो हम लोगों ने फेजेस के बारे में समझा, फेजेस ऑफ ग्रोथ, कौन कौन सा फेज होगा। अब अनदर हम लोग आ रहे हैं टाइप ऑफ ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एरिथमेटिक ग्रोथ, जिसको AG भी लिख सकते हैं, और दूसरा होता है जियोमेट्रिक ग्रोथ, इसी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बोलते हैं। इसको हम लोग GM से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझे अरिथमेटिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। अरिथमेटिक ग्रोथ में जो ग्रोथ होती है वो होती कहाँ, प्लांट में कहाँ पर होती है। तो प्लांट के केस में हम लोग को समझना है कि ये होता है रूट। ये कहाँ होगा, रूट में, जहाँ पर क्या होते हैं कि सेल्स एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन एक परमानेंट में कन्वर्ट कर जाएगा। उसी तरीके से ये फिर से, तो ये अगर मेरिस्टेमेटिक है, सेल डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक है, मदर सेल है, इसमें से एक ही मेरिस्टेमेटिक हो गया और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, परमानेंट सेल्स। और परमानेंट सेल्स हो गए तो अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, यानी ये डिफ्रेंशिएशन या मैच्योरेशन हो गया इनका, अब एक ही डिवाइड करेगा। तो अब ये फिर से डिवाइड करेगा, तो फिर से यहाँ से एक मेरिस्टेमेटिक बनेगा और दूसरा परमानेंट बनेगा। इसी तरीके से फिर से ये डिवाइड करेगा, तो एक मेरिस्टेमेटिक बनेगा और एक परमानेंट होगा, क्योंकि परमानेंट सेल्स वाले तो डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये परमानेंट है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा। जैसे ये वाला एक था, अब एक कन्वर्ट कर गया दो में, तो ये इसका नंबर ख़त्म, अब ये दो हो गए। अब दो में से ये वाला एक बचा और ये वाला फिर से दो में कन्वर्ट कर गया, तो ये ख़त्म हो गया, ये तो डिवाइड कर गया, तो ये तो ख़त्म हो गया, ये दो में कन्वर्ट कर गया, तो यहाँ दो बना। तो जैसे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स एक हो रहा है, यहाँ पर एक, ये परमानेंट सेल्स एक है, उसके बाद में आगे गए तो दो, उसके बाद में ये आगे गया तो तीन। तो यहाँ पर अगर परमानेंट सेल्स के नंबर देख काउंट करें तो ये सिर्फ तीन हो रहा है, तो एक दो तीन इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। होप सब समझ पा रहे हो, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक को काउंट नहीं करेंगे, मेरिस्टेमेटिक तो कन्वर्ट कर रहा है, आगे चल के ये डिवाइड करके दो पार्ट में कन्वर्ट कर जा रहे हैं, एक मेरिस्टेमेटिक में और एक परमानेंट में। तो हम लोग मेरिस्टेमेटिक को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ परमानेंट को काउंट करेंगे। तो जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ रहा है आगे, नंबर ऑफ परमानेंट सेल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, और वो भी कैसे, 1 2 3 4 5। तो इसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंसेस हो वो कांस्टेंट हो। जैसे एक से दो हुआ तो 2 - 1 कितना होगा, 1। इन दोनों के बीच में 3 - 2 1, 4 - 3 फिर 1, तो डिफरेंसेस सेम हो तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक सीरीज। तो यहाँ पर डिफरेंसेस दो बैक टू बैक नंबर का कांस्टेंट डिफरेंस होगा। तो ये कहाँ पर प्लांट शो करता है, रूट के अंदर, याद रखना है। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल है। LT इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका क्या है, LT इज इक्वल टू L0 प्लस N इंटू T। अच्छा, अब यहाँ पर L0 और LT वगैरह क्या है, LT है लेंथ। अब देखिए प्लांट की हाइट या नंबर ऑफ सेल्स, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने जो पैरामीटर को डिस्कस किया, ग्रोथ के पैरामीटर को, इस ग्रोथ ऑफ के पैरामीटर में से कुछ भी आप L की जगह रख सकते हो, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, प्लांट हाइट, नंबर ऑफ सेल्स या वेट। तो मैंने यहाँ पर लेंथ ले लिया, तो लेंथ आफ्टर टाइम T, और L0 क्या है, इनिशियल लेंथ। जब प्लांट में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ इनिशियल लेंथ होगा। N क्या है, N इज ग्रोथ रेट। अच्छा, ग्रोथ, इसको N से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको हम लोग करते हैं R से। यहाँ पर हम लोग R लिख देते हैं, हाँ अब ठीक है, ग्रोथ रेट।
ठीक है, ग्रोथ रेट क्या होता है उसके ऊपर आएंगे, और टी क्या है, टाइम। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ग्रोथ रेट के बारे में समझ जाए, क्योंकि एक टर्म ये तो समझ में आया कि एक नया आ गया ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट क्या है? ग्रोथ रेट इज नथिंग बट व्हेन ग्रोथ डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर कह सकते हैं इसका दूसरा मतलब इंक्रीज इन ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल, अगर आप ग्रोथ को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्टडी कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ रेट। जैसे अगर एक प्लांट की हाइट है, ये प्लांट है, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए लिखा, और 10 डेज का इंक्यूबेशन किया, और अब इस प्लांट की हाइट इंक्रीज हो गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 से 20 सेंटीमीटर इंक्रीज कर गया, तो अब यहाँ पर ग्रोथ रेट क्या होगा, ग्रोथ रेट आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ, यही तो डिफरेंस होगा, या चेंज इन ग्रोथ होगा, डिवाइड बाय टाइम, टोटल टाइम। तो फाइनल कितना था, 20 सेंटीमीटर, इनिशियल कितना था, 10 सेंटीमीटर, टोटल डेज कितना लगा, 10 डेज। तो ये क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 डेज, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर पर डे। ये आएगा ग्रोथ रेट। होप सो ये क्लियर है, ये आया ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझ में आ गया। ग्रोथ रेट का मतलब सिंपल है, डिफरेंस इन द या इंक्रीज इन ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब ये ग्रोथ रेट का मतलब यहाँ समझ में आ गया। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर इंटू टी किसके लिए एप्लीकेबल होगा, अर्थमेटिक ग्रोथ के लिए, ए जी। अब आ रहे हैं कि ये इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या है। जैसे मुझे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हाट विल बी फाइनल ग्रोथ ऑफ प्लांट whose initial growth is 10 centimeter and growth rate is 2.5 centimeter per day after। तो इनिशियल ग्रोथ 10 सेंटीमीटर, ग्रोथ रेट 2.5 सेंटीमीटर है, फाइनल ग्रोथ बोल रहा है आफ्टर टाइम 20 डेज, 20 दिन के बाद में इसका फाइनल ग्रोथ कितना होगा। इनिशियल ग्रोथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर पर डे, एज्यूमिंग इट इज अर्थमेटिक ग्रोथ। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर कैसे होगा, देखिए वैल्यू दिया हुआ है एल नॉट कितना 10 सेंटीमीटर, ये ग्रोथ रेट आर दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर पर डे, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, और टाइम टोटल टाइम दिया हुआ है 20 डेज। तो बस, और अर्थमेटिक ग्रोथ पूछ रहा है तो यहाँ फार्मूला मुझे मालूम है, वो फार्मूला पुट कर देंगे, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर इंटू टी, ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर एल टी फाइंड करना है, एल नॉट का वैल्यू दिया हुआ 10 सेंटीमीटर प्लस आर की वैल्यू दी हुई 2.5, टी का वैल्यू दिया हुआ 20 डेज। तो ये डेज नीचे रहेगा, ये 20 इस तरफ डेज रहेगा, ये सेंटीमीटर है, ये डेज कैंसिल। तो अभी यहाँ पर ये आएगा 10 सेंटीमीटर और ये आएगा 2.5 सेंटीमीटर इंटू 20, तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर प्लस 25 5 सेंटीमीटर, टोटल आएगा 15 सेंटीमीटर। तो कैसे अगर ये वैल्यू दिया हुआ तो मुझे फाइनल एल टी की वैल्यू मिल गई, वो होगा 15 सेंटीमीटर। होप सो ये क्लियर है इसका एप्लीकेशन। ग्राफ यहाँ पर इसका कुछ ऐसा होगा, एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम प्लॉट करेंगे
वाई एक्सिस पे हम लोग लेंथ या ग्रोथ पैरामीटर, कोई भी ग्रोथ पैरामीटर ले सकते हैं, ठीक है, चाहे नंबर ऑफ सेल्स ले सकते हैं। तो ग्राफ यहाँ से स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए ये क्या है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x के एक्सिस पे क्या रखा, टाइम, y एक्सिस पे क्या है, फाइनल लेंथ का है, और c क्या है, इंटरसेप्ट, और m क्या है, स्लोप क्या है, r ग्रोथ रेट। तो ऐसा होगा, ये क्या शो कर रहा है, एल नॉट, ये वाला फाइनल क्या शो कर रहा है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ये वाला पॉइंट एल टी, और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल, कौन सा एंगल, ये एंगल, इसको हम लोग लिखते हैं स्लोप, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ रेट। तो ग्राफ अर्थमेटिक मीन का कुछ ऐसा है, जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, कुछ इनिशियल तो ग्रोथ होगा, इसलिए हम लोग ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल ग्रोथ जीरो से कर देंगे तब तो कुछ वैल्यू, कुछ सारा जीरो हो जाएगा, तब तो इंक्रीज ही नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया अर्थमेटिक ग्रोथ का। अब आ रहे हैं दूसरा टाइप का ग्रोथ जो कि है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होता है शूट में, प्लांट के शूट में या लीव्स में, या फिर बैक्टीरिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, बैक्टीरिया यानी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ज्योमेट्रिकल मीन में ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, लाइक 2, 4, 8, 16, 32, 64 लाइक दिस। इन दो बैक टू बैक कंसेक्यूटिव नंबर का रेशियो सेम होना चाहिए। 4 डिवाइड बाई 2, 2, 8 डिवाइड बाई 4, 2, तो इनका दोनों का रेशियो 2 है। 16 डिवाइड बाई 8, 2 होगा। 32 डिवाइड बाई 16, अगेन 2। तो ये रेशियो फिक्स्ड है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का फॉर्मूला होता है एल नॉट इज इक्वल टू, अगर लेंथ की बात कर रहे हैं तो एल टी इज इक्वल टू एल नॉट इंटू ई टू द पावर आर टी, ये फॉर्मूला होगा। एल टी क्या है, फाइनल लेंथ, ये क्या है, इनिशियल लेंथ, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, आर क्या है, ग्रोथ रेट, और टी क्या है, टाइम। तो अब आ रहे हैं, जब इस ग्राफ को आप प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ कुछ सिग्मोइडल ग्राफ होगा। यहाँ पर जब हम लोग लॉगरिथमिक ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ सिग्मोइडल होता है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, टाइम इधर प्लॉट करेंगे और एल लेंथ या पैरामीटर, ग्रोथ पैरामीटर वाई एक्सिस पे। तो ग्राफ इसका कैसा होगा, ऐसा। तो ये हो गया एस या सिग्मोइडल ग्राफ। तो अगर पूछे कि ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का ग्राफ कैसा होगा, सिग्मोइडल। इस सिग्मोइडल ग्राफ को हम लोग 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। इनिशियल ये देख रहे हैं फ्लैट, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन ये वाला सडन इंक्रीज है, और थर्ड वाला फिर से क्या है, फ्लैट। ये 3 रीजन है। तो इस 3 रीजन का नाम है, फर्स्ट रीजन को हम लोग बोलते हैं लैग फेज, सेकेंड फेज को बोलते हैं लॉग, लैग लिखा और एक जगह लॉग लिखा है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लॉग, या इसी का दूसरा नाम है एक्सपोनेंशियल फेज या लॉगरिथमिक, लॉग का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फेज। और थर्ड फेज जो है सबसे ऊपर वाला, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ये 3 फेज होता है सिग्मोइडल कर्व में या सिग्मोइडल ग्राफ में। अब तीनों क्या सिग्निफिकेंस है इसको समझते हैं। लैग फेज जो होता है, ये लैग फेज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को समझना है। पहला, यहाँ पर सेल विल नॉट डिवाइड, तो सेल का ग्रोथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये न्यू इन्वायरमेंट में आया हुआ है, सेल इज इन न्यू इन्वायरमेंट, और न्यू इन्वायरमेंट में आने की वजह से ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, एडजस्टिंग इन न्यू इन्वायरमेंट, जिसको बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन।
एक्लेमेटाइजेशन का मतलब होता है टू एडजस्ट इन ए न्यू इन्वायरमेंट। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो ग्राफ, टाइम वाले इतना इंक्रीज कर दिया, टाइम इतना इंक्रीज कर दिया, लेकिन जो नंबर ऑफ सेल है या लेंथ है वो फ्लैट है। सपोज यहाँ पर मैं 0 लिख रहा हूँ तो इसके ऊपर लिख दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर है अप टू दिस मच टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो इंक्रीज कर रहा है, तब भी यहाँ पर लेंथ फिक्स्ड है, इसका मतलब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। इस स्टेज में एक्लेमेटाइजेशन होगा। तो इसमें कैसे समझते हैं, इसको समझते हैं एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म में। सपोज एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को इनिशियल मैंने ग्रो कराया ग्लूकोज मीडियम में, ग्लूकोज एज ए कार्बन सोर्स। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल है ये वाला ग्राफ, इसलिए मैं ई कोलाई का एग्जाम्पल ले लिया। तो ये ग्लूकोज में जब ग्रो कर रहा तो ये ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन के लिए सारा अपने अंदर प्रोटीन बनाएगा ग्लाइकोलाइसिस का ब्रेकडाउन करने के लिए, या ग्लूकोज को अपने सेल के अंदर लेने के लिए ट्रांसपोर्टर बनाएगा। अब आपने क्या किया कि इसको एक नया मीडियम में डाल दिया, वो नया मीडियम में ग्लूकोज नहीं है, वहाँ पर है फैट एज कार्बन सोर्स। अब ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से फैट पे शिफ्ट करेगा। तो यहाँ से आपने क्या किया, कुछ सेल को लिया और इसको न्यू इन्वायरमेंट में डाल दिया, 4 सेल को या 5 सेल को। तो अब ये डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि इसको नया इन्वायरमेंट मिल गया। ये वाला इन्वायरमेंट है न्यू इन्वायरमेंट। तो कुछ टाइम तक इसको समझ में नहीं आया कि कहाँ आ गए, था तो ग्लूकोज लेकिन अभी डाल दिया फैट। तो फैट को यूटिलाइज करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन बनाना पड़ेगा, फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए, लाइपेज एंजाइम को बनाने के लिए, फिर उसको डिग्रेड करने के लिए बहुत सारे एंजाइम बनाना होगा। वो एंजाइम बनाने में टाइम लगेगा, उस टाइम पीरियड को कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन। तो उस फेज तक सेल डिवाइड नहीं करेगा। होप सो ये समझा। ऑल्दो फेवरेबल कंडीशन है बट इट इज़ न्यू एनवायरनमेंट, तो इट विल टेक सम टाइम। तो समझ में आ गया कि लॉग फेज में क्या होता है। अब आ रहे हैं लैग फेज के बाद में लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। अब जब सेल न्यू इन्वायरमेंट में आ गया और लैग फेज के अंदर सारे प्रोटीन्स का और वो सारे एंजाइम बना लिया जो उसको ज़रूरत है न्यू इन्वायरमेंट में रहने के लिए, तो अब ये क्या करेगा, फास्ट डिवाइड। तो लैग फेज के बाद जो लॉग फेज होता है वहाँ पर क्या होता है, फास्ट सेल डिवीज़न। इसलिए आप ग्राफ देख रहे हो कि बहुत कम टाइम में क्या हो रहा है। जैसे ये टाइम पीरियड को काउंट करें, ये टाइम पीरियड, तो इतना कम टाइम में सेल का नंबर इतना इंक्रीज कर गया। तो ये बहुत फास्ट डिवीज़न हो रहा है, फास्ट सेल डिवीज़न। क्यों? क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन में जो उसको चाहिए न्यूट्रिएंट, रिच इन न्यूट्रिएंट, नो कंपटीशन नहीं है क्योंकि सेल के नंबर बहुत कम है, 5, 6, 10 है और न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है। स्पेस इज़ प्रेजेंट, सेल डिवाइड करने के लिए स्पेस इज़ प्रेजेंट। टेस्ट ट्यूब पूरा का पूरा खाली है, उसमें 4 से 5 हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा स्पेस है तो इसलिए बहुत फटाफट डिवाइड करेगा। तो ये सारे को कहते हैं फेवरेबल कंडीशन। और इसी एक्सपोनेंशियल फेज पर हम लोग मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द रिसर्च वर्क या स्टडी करते हैं बैक्टीरिया को, क्योंकि ये फेवरेबल कंडीशन है। तो सेल बहुत फास्ट डिवाइड करता है। अब आ रहे हैं हम लोग थर्ड फेज विच इज़ कॉल्ड स्टेशनरी। अब एक टाइम के बाद में क्या होगा, सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड करते करते क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाएंगे। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाने की वजह से ये अब क्या हो गया, यहाँ पर सेल की डेथ होने लगेगी। तो यहाँ पर सेल डेथ विल इक्वल टू सेल डिवीज़न। तो जब दोनों इक्वल हो गए तो नेट गेन 0, इसलिए यहाँ पर ये स्टेशनरी फेज हो जाएगा। स्टेशनरी फेज जैसे अगर इसको समझाने के लिए मैं लिखूँ कि अगर 10 to the power 5 सेल्स हैं तो 10 to the power 5 सेल्स में से 10 to the power 2 सेल्स का सेल डेथ हो गया, तो ये नंबर डिक्रीज करके माइनस में चला गया। लेकिन उसी टाइम पर 10 to the power 2 सेल्स क्या हो गए, मल्टीप्लाई कर गए या
मल्टीप्लाई या डिवाइड करके पॉपुलेशन को इंक्रीज कर देते, ये ऐड ऑन हो गया। तो नेट गेन क्या हो गया, ये माइनस और ये प्लस, तो ये ज़ीरो, तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर सेल का नंबर कांस्टेंट आता है। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, सेल नंबर विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि सेल डेथ इज इक्वल टू सेल डिवीजन। अब सेल डेथ क्यों हो रहा है, सेल डेथ क्यों हो रहा है, तो उसके कुछ रीज़न है। पहला, लेस न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, लेस स्पेस, या फिर थर्ड टॉक्सिक प्रोडक्शन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वहाँ पर हो गए जिसकी वजह से स्केटरी मटेरियल या टॉक्सिक प्रोडक्शन हो गया। तो ये सब कंडीशन की वजह से सेल की डेथ होना शुरू हुआ। लेकिन कुछ सेल्स डिवाइड भी कर रहे हैं, कुछ सेल डेथ भी कर रहे थे, दोनों का नंबर इक्वल, इसलिए ये फ्लैट रीजन। तो यहाँ पर ये तीनों फेज को समझना इंपॉर्टेंट है और इनमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को समझना है। तो ये था सिग्मोइडल फेज, ये होगा एक्सपोनेंशियल, इसको कैटेगरी को कहते हैं। अब आ रहे हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फेज जो कि हम लोगों ने देखा, LT इज इक्वल टू N0 इंटू e⁻RT। अगर हम लोग दोनों साइड लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या होगा, लॉग LT लॉग L0 इंटू R e⁻RT, ये होगा। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया log LT, ये log L0, ये मल्टीप्लाई होता है, जब एक्सपेंड करेंगे तो प्लस आ जाएगा। log जो E होता है ये RT पावर आगे मल्टीप्लाई करेगा, और log E का पावर होता है 1, इसकी वैल्यू होती है, log E की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल log LT इज इक्वल टू log N0 प्लस RT, ये होगा। इसको इंटू 1 भी कर सकते हैं। ये तो कुछ ग्राफ यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो c एक्सिस यहाँ y एक्सिस पर log LT और x एक्सिस पर टाइम, स्लोप है रेट एंड इंटरसेप्ट है log L0। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, y एक्सिस पर टाइम है, x एक्सिस पर टाइम है, और y एक्सिस पर हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ है log LT, ये वाला। तो ये ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से, और ये क्या होगा, log L0 इंटरसेप्ट, और स्लोप क्या हो गया, ये हो गया R, ये स्लोप हो गया थीटा का वैल्यू R, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व, यानी सिग्मोइडल ग्राफ जो था ये कन्वर्ट कर सकता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ में, लेकिन उसके लिए हम लोग को लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम के डायरेक्शन में लॉग नहीं लिया है, लॉग सिर्फ लिया है हम लोगों ने LT के डायरेक्शन में, y एक्सिस पर। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ। तो सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ जब लेते हैं तो सिग्मोइडल ग्राफ कन्वर्ट कर जाएगा स्ट्रेट लाइन में। किस कंडीशन में, ज्योमेट्रिकल फेज में, अर्थमेटिक मीन में नहीं, अर्थमेटिक ग्रोथ में नहीं होगा, सिर्फ ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेगा सिग्मोइडल ग्राफ जब सेमी लॉगरिथमिक रहता है। सेमी लॉगरिथमिक का मतलब, सेमी का मतलब होता है हाफ, सिर्फ एक साइड में हम लोगों ने लॉग को लिया है, दूसरे साइड में लॉग नहीं लिया है, इसलिए इसका नाम पड़ता है सेमी लॉगरिथमिक। होप सो ये क्लियर है। तो ये दोनों तरह के ग्राफ को और टाइप के ग्रोथ को पढ़ना था। आ रहे हैं अब नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड अनदर टाइप ऑफ ग्रोथ, अनदर टाइप ऑफ ग्रोथ रेट जो है उसको में हम लोग एक पढ़ेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ और दूसरा होता है रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ का मतलब, सिंपली यहाँ पर ग्रोथ नहीं लिखेंगे, ग्रोथ रेट लिखेंगे। एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब होता है एग्जैक्ट ग्रोथ रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी टाइम इज इक्वल टू 2 days पर किसी प्लांट का ग्रोथ रेट क्या है,
तो ये है सपोज 10 सेंटीमीटर पर डे या 1 सेंटीमीटर पर डे, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एग्जैक्ट वैल्यू कोई भी वैल्यू हो उसको हम लोग बोलेंगे, जो भी मेजरेबल वैल्यू किया उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है? रिलेटिव ग्रोथ रेट है जब आप ग्रोथ रेट को एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को आप स्टडी करते हो विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल ग्रोथ रेट, कि अभी का जो ग्रोथ रेट है वो प्रीवियस वाले के कंपैरिजन में कैसा है, इंक्रीज है डिक्रीज है, तब उसको बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है विथ रिलेशन, तो विथ रिलेशन टू इनिशियल ग्रोथ रेट, स्टडी ऑफ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल ग्रोथ रेट, तब उसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट AGR इसको डिस्कस कर रहा हूँ, सपोज इसका आया 10 सेंटीमीटर पर डे, तो ये हो गया इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। और रिलेटिव ग्रोथ रेट, तो अच्छा इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे NT या लेंथ अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग LT लगा देंगे, LT माइनस L0 डिवाइड बाई टाइम, ये आ गया AGR एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। और अब अगर हम लोग बात करें रिलेटिव ग्रोथ रेट का, रिलेटिव ग्रोथ रेट, तो यहाँ पर AGR विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल है, इनिशियल ग्रोथ, बस इनिशियल ग्रोथ। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? LT माइनस L0, ये तो एब्सोल्यूट का था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वैल्यू तो है। अब इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे L0, इनिशियल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो एग्जाम्पल यहाँ पर जो NCERT का एग्जाम्पल है उसको हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट एंड एग्जाम्पल 2, एक लीफ है, इसका इनिशियल जो है, इनिशियल साइज वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और सपोज अब इसका साइज आफ्टर 1 डे ये हो गया इंक्रीज करके 10 सेंटीमीटर, फाइनल साइज 10 सेंटीमीटर, कितने दिन में? टाइम को ले लिया 1 डे, ठीक है, 1 डे। तो अब यहाँ पर इस वाले केस के लिए, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट के लिए, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होगा? तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला मालूम है, NT माइनस N0 डिवाइड बाई टाइम, नंबर ऑफ सेल या लेंथ। तो लेंथ यहाँ पर फाइनल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, इनिशियल लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 1 डे, तो ये कितना आएगा? इसका वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर पर डे। होप सो ये क्लियर है, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। अच्छा, अब आ रहे हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला था NT N0 डिवाइड बाई N0 इंटू 1/T। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू तो लिखा हुआ है, इसको या फिर लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर इंटू 1 डे। तो ये वैल्यू कितना आएगा? ये वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर इंटू 1 डे। तो दिस वैल्यू कैंसिल, यानी 1 सेंटीमीटर पर डे। होप सो ये क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट। और अगर अब इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें, परसेंटेज रिलेटिव, तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100% से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस वैल्यू को भी 100%, तो ये वैल्यू आएगा 100%, यानी रिलेटिव ग्रोथ रेट इस वाले केस में 100% से हो रहा है, एक दिन में डबल हो गया, तो
100% इंक्रीज कर गया, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। दोनों का मैं एग्जाम्पल यहाँ पर, एक एग्जाम्पल का दोनों AGR और रिलेटिव ग्रोथ रेट फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर। सेकेंड एग्जाम्पल पे सपोज अब आ रहे हैं सेकेंड एग्जाम्पल कि यहाँ पर जो लीफ है उसका साइज है 50 सेंटीमीटर और आफ्टर 1 डेज उसका साइज इंक्रीज करके हो गया, साइज यानी LT हो गया 55 सेंटीमीटर। तो इनिशियल कितना था, L0 50 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर बढ़ा। टाइम कितना, उतना ही, 1 डे। ये सेकेंड प्लांट है। तो अब इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होगा, तो NT माइनस या LT माइनस, जैसे लिखना चाहते हैं, LT माइनस L0 डिवाइड बाई टाइम। तो LT कितना है 55 माइनस 50, 1 डे, तो ये वैल्यू कितना आएगा 5 सेंटीमीटर पर डे। ठीक है, ये और ये AGR दोनों के वैल्यू सेम है, 5 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकेंड। अब देखते हैं क्या रिलेटिव ग्रोथ रेट भी सेम आएगा, परसेंटेज रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो ये फार्मूला था LT माइनस L0 डिवाइड बाई L0 इंटू T इंटू 100%। तो ये वाला कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो ऊपर की तरफ है 55 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50 सेंटीमीटर इंटू 1 इंटू 100%। तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50 सेंटीमीटर इंटू 1 इंटू 100। तो ये वैल्यू 10 और ये 10, यानी सिर्फ आ रहा है 10%, 10% रिलेटिव। तो दोनों एग्जाम्पल में रिलेटिव ग्रोथ रेट, परसेंटेज रिलेटिव ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम रह रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों से कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लांट कैन हैव या ऑर्गेनिज्म कैन हैव सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बट नॉट सेम रिलेटिव ग्रोथ रेट। ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट। ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम हो सकता है, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट तब सेम नहीं होगा। होप सो ये क्लियर है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे निकाला गया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट समझ में आया। अब आ रहे हैं 3 टर्म को समझना है, ग्रोथ में 3 टर्म को समझना है। पहला डिफरेंशिएशन, सेकेंड है रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, और तीसरा है रीडिफरेंशिएशन। अगर आपको एनाटॉमी क्लियर है, प्लांट एनाटॉमी, तो ये टर्म भी क्लियर होगा, ये वहीं से आया हुआ है। सबसे पहला आ रहा है डिफरेंशिएशन के ऊपर। व्हेन मेरिस्टेमेटिक सेल या टिश्यू कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू, और उसमें भी कौन सा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी 3 एग्जाम्पल हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मैं बात कर रहा हूँ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स आर लाइव सेल्स एंड इट विल फॉर्म आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल और टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये कोई फंक्शन कैरी करे, तो उसके लिए ये इट विल अंडरगो सर्टेन प्रोसेस इंटरनली, सम चेंजेस, दोज चेंजेस आर कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक सेल्स will convert into simple permanent tissue that will carry certain function and loss the property of cell division। सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी को ये लॉस कर, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल को समझें, इसका एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन का, इसका सिंपल एग्जाम्पल होगा फॉर्मेशन ऑफ पैरेन्काइमा, जैसे क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा का ही एग्जाम्पल है। क्लोरेन्काइमा जहाँ पर पैरेन्काइमेटा सेल्स में क्लोरोफिल आ गए और वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, या एरेन्काइमा। तो ये सब एग्जाम्पल जो हैं ये डिफरेंशिएशन के हैं। तो डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। अब आते हैं, अच्छा इसके लिए बहुत सारे जीन फैक्टर हैं, जीन आर रिस्पॉन्सिबल। जीन एक्सप्रेस करेगा, कुछ प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा जो मेरिस्टेमेटिक सेल को सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा में कन्वर्ट कर देगा। तो जीन रिक्वायर्ड, लेकिन वो सारे जीन कौन कौन से वो सब नहीं पढ़ना है इस स्टेज पे, बस सिर्फ समझना है उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल या टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर जाए और कोई फंक्शन कैरी करे।
अब आ रहे हैं डी डिफ्रेंसिएशन। डी डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि ये जो परमानेंट सेल्स कन्वर्ट किए थे सिंपल परमानेंट टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये वापस से किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन में कन्वर्ट कर जाएं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वापस से, तो इसको बोलते हैं डी डिफ्रेंसिएशन। डी का मतलब हो गया उल्टा और डिफ्रेंसिएशन का मतलब है, डी डिफ्रेंसिएशन का मतलब है उल्टा ऑफ डिफ्रेंसिएशन। डी का मतलब उल्टा, अपोजिट। तो अपोजिट ऑफ व्हाट? डी डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर रहा था, तो डी डिफ्रेंसिएशन से पैरेन्काइमा सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट कर जाएंगे। तो ये कब होता है, इसका भी एग्जाम्पल पढ़ना है। तो यहाँ पर सिंपल समझना है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट इनटू मेरिस्टेमेटिक। तो इसका एग्जाम्पल आएगा कॉर्केम्बियम। यस, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। सारा सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट कराने के लिए इनका रोल है, और उसमें एग्जाम्पल आएंगे कॉर्केम्बियम। उसके बाद आएगा यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा नहीं लिखना है, इंट्रा होता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, वो मेरिस्टेमेटिक रहते ही हैं। इंटर लिखना है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये दो एग्जाम्पल हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा कॉर्केम्बियम। तो ये एग्जाम्पल आ गया डी डिफ्रेंसिएशन का। और री डिफ्रेंसिएशन, लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोसेस से क्या होता है, वापस से इस प्रोसेस से वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो डी डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस से बने थे, वापस से परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं री डिफ्रेंसिएशन। तो री डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल विच इनिशियली फॉर्म फ्रॉम सिंपल परमानेंट टिश्यू बाय प्रोसेस of de-differentiation will now convert back to permanent tissue। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं री-डिफ्रेंसिएशन। री का मतलब है वापस से, अगेन। सेकेंडरी जाइलम जो कि वस्कुलर कैम्बियम से बना, या सेकेंडरी फ्लोएम ये, या सेकेंडरी कॉर्टेक्स ये, उंड कॉर्टेक्स, तो ये सारे सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ कराने के बाद में ये फिर से परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर गए। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो कैसे लिखूंगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू वापस से बैक हो जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफ्रेंसिएशन। और लास्ट मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सिंपल परमानेंट टिश्यू से वापस बने थे, वापस से फिर से आगे की तरफ चले जाएं, सिंपल परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर जाए, तो इसको बोलते हैं री डिफ्रेंसिएशन। बस यही तीन समझना था। आ रहे हैं अब ग्रोथ के बारे में, बस इतना ही समझना है आपको। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज डेवलपमेंट। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ग्रोथ टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। इस पूरा चैप्टर का दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे, जिसमें हम लोग प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।